मेंबर्स, यहाँ पे दो आईपीओ आ चुके हैं, जिसका नाम है ऑगमन एंटरप्राइज और दूसरा है स्काईवे सर्विस। एक लॉजिस्टिक कंपनी है और एक है ज्वेलरी और गोल्ड के अंदर। दोनों कंपनी डिफरेंट है। अगर वन शुड आंसर करे सर ग्रे मार्केट किसका अच्छा है, तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे ऑगमेंट सर्विस का अच्छा है। इसका ग्रे मार्केट 39% का है, यानी कि अगर मार्केट स्टेबल रहा तो 39% के लिस्टिंग गेन दिखाई दे सकती है। इसके आसपास कहीं पे दिखाई दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे आए हैं। स्काईवेज सर्विस लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनी है, ये भी ग्रे मार्केट 36% का है। अब सबसे सिंपल सवाल आता है कि सर मेरे पास फंड लिमिटेड है तो कौन सा अप्लाई करना चाहिए, और मुझे अलॉटमेंट नहीं होते, उसमें क्या चेंजेस करें तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ये सभी चीजें बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। और आपका कोई डाउट्स है तो वीडियो में कमेंट है, वहां पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर देना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ, मार्केट रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आप पूछे कि सर ये आईपीओ कब आ रहे हैं, तो ऑगमेंट एंटरप्राइज का आईपीओ आ रहा है 21 अगस्त से लेकर 25 अगस्त, यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और स्काईवे सर्विस का आईपीओ 24 से लेकर 27 अगस्त को है, ठीक है। अब वो पूछे सर मुझे पास लिमिटेड फंड्स है तो क्या कर सकते हैं। देखो सबसे सिंपल बात है, अगर फंड्स लिमिटेड है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों में अप्लाई करो, पॉसिबल है डेफिनेटली, क्योंकि ऑगमेंट का लास्ट डेट 25 का है, ठीक है। आपको 27 मॉर्निंग तक पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला। अब मान लो नहीं मिला तो 27 को आप स्काईवे सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ दूसरा भी आ रहा है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर आपको प्रायोरिटी रखनी किस में रखने, तो मैं आपको बोलूंगा ऑगमेंट एंटरप्राइज थोड़ा ज्यादा बेटर है, बिकॉज बहुत सारे बड़े प्लेयर्स इसके अंदर आए हैं। इसका ग्रे मार्केट भी अच्छा है, इसमें आईपीओ साइज जो होती है वो भी अच्छी होती है। देखो एक बात समझो, इसकी आईपीओ प्राइस बैंड है 750 से 788 और आईपीओ साइज है 825 करोड़, यानी कि जितना बड़ा आईपीओ होता है ना उतने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लो 10,000 करोड़ का आईपीओ है, अब रिटेल पब्लिक तो उतनी होती है, या एचएनआई पब्लिक, तो आप ये सोचो कि जितना ज्यादा होता है तो ज्यादा आपके अलॉटमेंट मिल जाते हैं। यानी कि मान लो आप ये समझ के चलो कि आपको अगर प्रॉपर्टी लेनी है, वहां पे बोली लग रही है, तो मान लो 10 प्रॉपर्टी है और 1,000 लोग हैं तो कितनी बिकेगी, ठीक है। 10 लोगों को ही मिलेगा, बहुत स्पेसिफिक। लेकिन मान लो 1,000 लोग हैं और 500 प्रॉपर्टी है, 400 प्रॉपर्टी है, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस और बढ़ जाते हैं। वैसा ही है आईपीओ साइज, ऐसा ही है। जितनी आईपीओ साइज बड़ी है 825 करोड़, उतना अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई बात समझ में। तो प्रायोरिटी अगर रखनी है तो आपको ऑगमेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट ज्यादा है, इसका आईपीओ साइज भी बड़ा है और कंपनी काफी वेल रन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन की तरफ आ जाए। अगर ऑगमेंट एंटरप्राइज की बात करने जाए तो यहाँ पे 21 से लेकर 25 को आ रहा है। इसका ग्रे मार्केट है 39% का, यानी कि अगर मार्केट सही रहा तो आपको 39% के लिस्टिंग गेन दिखाई दे सकते हैं। अब एंकर बुक के जरिए बात करें तो कंपनी ने फंड रेजिंग कर दी है 246 करोड़ की। देखो एक बात समझो, जिनको एंकर बुक नहीं पता है ना, कोई भी आईपीओ आता है ना उसके एक दिन पहले बड़े प्लेयर्स आते हैं, ठीक है। वो लोग एंकर बुक के जरिए इन्वेस्ट करते हैं और उनका अलॉटमेंट हो जाता है। यस, अलॉटमेंट हो जाता है। अब आप बोले कि सर मुझे एंकर बुक बनना है तो क्या करूं, आपके पास मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए। अगर 1 करोड़ है, ठीक है, तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है। आप नेट पे क्रॉस चेक लेना, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मिल जाएगा, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है आप एंकर इन्वेस्टर के जरिए कोई भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये होगी कि अगर आप अप्लाई कर लेते हैं और आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, बट आपका फिर लॉकिंग पीरियड आ जाएगा, 3 से लेकर 6 महीने कुछ लॉकिंग पीरियड होता है, ठीक है। तो वो आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। सो एंकर बुक के जरिए बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आए। एंकर बुक है 246 करोड़ की। अब इसके अंदर कौन कौन आया है वो देखो यहाँ पे। आशीष कचुलिया जो है ना, उनका जो इन्वेस्टमेंट फर्म है वो आया है 361। फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जुपिटर ग्लोबल फंड है, लायन ग्लोबल फंड है, टाटा म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। तो बहुत सारे फंड है, इंक्लूडिंग नोमोरा ट्रस्ट भी है, ठीक है। यानी कि ये बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है। अब कंपनी क्या काम करती है, ऑगमेंट इंटरप्राइज। ये आई एम श्योर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं ना, ठीक है, तो इसमें जो एनएससी होता है ना, ये उस टाइप की कंपनी है। जैसे कि ये कंपनी है शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करती, ये कंपनी करती है गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेडिंग, ठीक है। आप ये समझ के चलो कि जहां पे बहुत सारे जो ज्वेलरी कंपनी होती है लाइक कल्याण ज्वेलर्स या पीसी ज्वेलर्स, वो लोग जो माल खरीदते हैं ना, वो यहाँ पे स्टॉकिस्ट के पास रहते हैं। और स्टॉकिस्ट कौन होता है, ये कंपनी होती है। यानी कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से माल लेना, ये ऑगमेंट एंटरप्राइज जैसा मीडिएटर होता है, और ये माल मॉडिफाई करता है, इंप्रूवमेंट करता है ज्वेलरी या गोल्ड को और सिल्वर को, और वो वहाँ पे बल्क में जितनी भी ज्वेलरी की दुकान है या रिटेलर्स है उनको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो कि मैन्युफैक्चरर से लेके जो डीलर होते हैं यानी कि ज्वेलरी कंपनी होती है, उसके बीच वाला जो पर्सन होता है ये है ऑगमेंट एंटरप्राइज, ठीक है। तो आप देखोगे, आप सभी लोग जानते हैं कि ज्वेलरी में मार्जिन कम होता है,
ठीक है। तो इनके भी मार्जिन कम है, ये स्टॉकिस्ट जैसे वर्क करते हैं। अब इनका अगर मैं मार्जिन की बात करने जाऊं तो इनका मार्जिन है सिर्फ 0.35% का। कितना? सिर्फ 0.35%। कंपनी ने लास्ट ईयर रेवेन्यू किया था 94,000 करोड़ का, 94,000 करोड़ का, बट कंपनी ने प्रॉफिट किया 333 करोड़ का। ठीक है, और सिर्फ 0.35% का यहाँ पे इनका मार्जिन है, पहले 0.22% का, 0.33%, 35% का है। ठीक है, तो देखो ये जो बिजनेस होता है ना, आप सभी लोग जानते हैं, देखो गोल्ड में ट्रेडिंग करना बहुत ही कम मार्जिन वाला काम है। ठीक है, ज़्यादातर जो मार्जिन है वो मैन्युफैक्चर ले जाते हैं, और जो छोटी कंपनीज होती है, ज्वेलरी कंपनीज होती है, पीसी ज्वेलर्स या कल्याण ज्वेलर्स, वो ले जाते हैं। बीच वाला जो होता है ना, उसको सिर्फ बल्क में ऑर्डर सप्लाई करना पड़ता है, तो ये कंपनी बल्क में ऑर्डर सप्लाई करती है। ठीक है, तो आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। सी, कंपनी स्टार्ट हुई थी 2012 के अंदर। कंपनी काम करती है बिजनेस ऑफ प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। कंपनी हैंडल्स एंटायर गोल्ड एंड सिल्वर वैल्यू चेन बाय ऑफरिंग सर्विस लाइक रिफाइनिंग, मेकिंग बुलियन, ट्रेडिंग, सेलिंग गोल्ड एंड सिल्वर इन बोथ फिजिकल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ये लोग रिफाइन करती है गोल्ड को, मॉडिफाई करना, थोड़ा इंप्रूवमेंट करना, इवन ज्वेलरी बनाती भी है, रेडीमेड ज्वेलरी भी बनाती है, और ये ट्रेडिंग करती है ज्वेलरी के अंदर। ठीक है, कंपनी का अगर बात करना चाहे तो 24 स्टेट में प्रेजेंस है। कंपनी गोल्ड बार्स, कॉइन्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करती है, डिजिटली फिजिकली भी। कंपनी का अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन पे, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, कंपनी की ईपीएस है 36 के आसपास, 30-40 के आसपास। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, और पीई है 18 से लेके 19 का, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। ठीक है, 18 की पी इज वेरी 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 पॉजिटिव। ठीक है, ईपीएस तो बहुत तगड़ी है। ठीक है, तो कंपनी बहुत अच्छी ट्रेड करी है। कंपनी का जो रीजन है, पर्पस है आईपीओ लाने का, वो फंड राइजिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं 465 करोड़ का जो फंड राइजिंग है, वो कंपनी का खर्चा, मेंटेनेंस, वो सब के लिए होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हमें कंपनी थोड़ा फंड रेजिंग करी है, और ऑफर फॉर सेल है डेफिनेटली थोड़ा बहुत। ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट डे हो चुका है, कंपनी यहाँ पे 2 या 3 गुना ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी कि रिटेल पब्लिक ऑलरेडी, या बहुत सारी पब्लिक आ चुकी है। बात समझ में आ रही है? सो ऑल इन ऑल कंपनी काफी स्ट्रांग है, बहुत ही वेल मेंटेन है। इसका पीयर कंपैरिजन भी मार्केट में नहीं है। ठीक है, आप कल्याण ज्वेलर्स को पीयर कंपैरिजन में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मीडिएटर है, ये ज्वेलरी शोरूम नहीं है इनके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, और जिस तरह से वैल्यूएशन पे आ रही है, बहुत तगड़े अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। ठीक है, तो डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर लिस्टिंग इन 40% भी हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें देखना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं लिस्टिंग के बाद, क्या ये और भी अट्रैक्टिव है कि नहीं, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा प्लेयर आने के चांसेस शायद बाद में भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करने जाऊं यहाँ पे, तो स्काईवेज सर्विसेज, ठीक है, स्काईवेज एयर सर्विस, ये लॉजिस्टिक कंपनी है। इसका आईपीओ है 24 से लेकर 27 का। प्राइस बैंड है 131 से लेकर 138 की। आईपीओ साइज है 582 करोड़ का। ठीक है, पिछला जो आईपीओ साइज था वो 800 करोड़ के ऊपर था, ये है 582 करोड़ का, तो छोटा, स्लाइड छोटा है उससे। अब जो कंपनी काम करती है स्काईवेज एयर सर्विसेज, ठीक है, सेम लॉजिस्टिक कंपनी, जैसे कि आपने डिलीवरी कंपनी देखी होगी, ठीक है, शेयर ऑफ एक्स डिलीवरी, ये जो सभी कंपनीज है वैसी कंपनी है। इनका जो ज्यादातर कामकाज होता है वो फ्राइट फॉरवर्डिंग, ओशन फ्रेट फॉरवर्डिंग, ठीक है, ट्रकिंग, वेयर हाउसिंग, कस्टम ब्रोकिंग, ये सब कुछ है। यानी कि माल जो हम लोग लॉजिस्टिक करते हैं ना, तो फ्लाइट तक पहुंचाना, वहां पे वेयर हाउस पे रखना, वहां से पब्लिक को डिलीवर करना, कस्टमर को डिलीवर करना, ये सब कुछ कंपनी का काम है। ठीक है, लाइक बेसिक जो लॉजिस्टिक कंपनी करती है। ओके, सो कंपनी ठीक है। अगर मैं बात करने जाऊं यहाँ पे, कंपनी ने अभी रिसेंटली 2026 के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू किया था 2800 करोड़ का, प्रॉफिट था 63 करोड़ का। सो प्रॉफिट एवरेज हम लोग बोल सकते हैं, कोई ज्यादा पैनिक है नहीं। इसके अंदर भी एंकर बुक के जरिए बड़े प्लेयर्स आए हैं। 175 करोड़ की एंकर बुक है, जहां पे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स है, लाइक बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, टॉरस म्यूचुअल फंड, और बहुत सारे नोमुरा सिंगापुर, सिटी ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आए हैं। सो कंपनी अच्छी है, लॉजिस्टिक कंपनी है। अब इसमें पता है अट्रैक्टिव क्या है ये कंपनी के अंदर, स्काईवेज एयर सर्विस के अंदर अट्रैक्टिव ये है कि जो प्राइस वैल्यूएशन पे आ रहा है वो 48 की पी है। ठीक है, और इसके कंपेयर में जितने भी लिस्टेड कंपनी है, लाइक डिलीवरी, टीवी सप्लाई चेन, महिंद्रा लॉजिस्टिक, ये सब हायर वैल्यू पे ट्रेड कर है एज कंपेयर टू स्काईवेज एयर सर्विस। बात समझ में आ रही है? सो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है स्काईवेज एयर सर्विसेज की। इसकी वजह से इसका ग्रे मार्केट भी आप देखोगे 36% से ज्यादा है। अब जो आईपीओ आ रहा है वो रीजन क्या है आईपीओ लाने का, तो कंपनी फंड राइजिंग करी है, कंपनी को डेट चुकाना है 200 करोड़ का, और 130 करोड़ कंपनी अपना, कंपनी का जो खर्चा होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो यहां पे यूज करेगी। ठीक है, तो ऑल इन ऑल दोनों कंपनी अच्छी है। स्काईवेज एयर सर्विस 36% का ग्रे मार्केट है, और दूसरी जो थी
क्या नाम था, ऑगमेंट्स एंटरप्राइज, दोनों अच्छी है, दोनों में अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अब मान लो आपको अप्लाई करना है, क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो सिंपल बात है, देखो पहले तो बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी चाहिए, जो लोग नहीं सुन रहे, कि पहले तो जो एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स है वो ब्रोकर चेंज करके देखो। ठीक है, मान लो आपका कोई भी एबीसी ब्रोकर हो गया, उसमें अगर आप आईपीओ नहीं मिल रहे, तो मैंने बहुत बार देखा है कि ब्रोकर चेंज करने से अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा 100% हुआ है, बट चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, अलॉटमेंट मेरी मदर के अंदर मैंने जैसे ही अकाउंट चेंज किया, 2 आईपीओ लगातार लगे मुझे। ठीक है, उसके बाद वापस लगना बंद हो जाते हैं, 2-3 लगते हैं, उसके बाद लगना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि बार बार अकाउंट चेंज करना पड़ता है, बट हाँ, अकाउंट चेंज करने से बेनिफिट होता है। दूसरा, आईपीओ का टाइमिंग होता है, एक बार ट्राई करो, 10 से लेकर 11 का स्लॉट और 2 से लेकर 3 बजे का स्लॉट, ये टाइमिंग होता है। तीसरा, फीमेल अकाउंट में अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा मैंने देखे हैं, बहुत मेरे फीमेल अकाउंट में लगे। आई एम श्योर आप काफ़ी लोग ने देखा होगा, उनको भी शायद ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि आपकी जो घर में फीमेल होती है, वाइफ, मदर, सिस्टर, कोई भी, उनको ज़्यादा आईपीओज लगते हैं, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, तो ये 3 चीजें ट्राई करो, आपके काम आ सकती है। चौथा, कैसे ट्राई करना है, मान लो मैं यहां पे यूज करता हूं kite.zerodha.com। ठीक है, ऑगमेंट एंटरप्राइज ऑलरेडी आईपीओ आ चुका है। इसमें करना क्या है, इस पे अप्लाई पे क्लिक कीजिए। आप एम्प्लॉय नहीं है तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे क्लिक करोगे, आप यहां पे देख सकते हैं अमाउंट पेएबल। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है आपको, अगर आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने हैं तो देखो, इसमें मैंने ये देखा है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, ठीक है, आपको बिग एचएनआई में अप्लाई करना चाहिए। बिग एचएनआई यानी कि क्या होता है, देखो समझो बात को। बिग एचएनआई यानी कि 10 लाख से ज्यादा की बड़ी एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा है तो आप बिग एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इतना याद रखना होगा कि जहां तक मेरा नॉलेज है, 10 लाख से अगर ज्यादा पे अप्लाई करना है तो आसबा के थ्रू ट्राई करना होगा, क्योंकि यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है 5 लाख की। ठीक है, तो आपका जो बैंक्स होता है ना, बैंक में मोबाइल एप्लीकेशन में आसबा करके एक ऑप्शन होगा आईपीओ का। ठीक है, वहां पे जाना, वहां पे आपको ब्रोकर की आईडी सिलेक्ट करनी होगी। मान लो कि भाई मेरा जीरोधा का ब्रोकर है, तो आपको ब्रोकर की आईडी ऑलरेडी यहां पे मिल जाएगी। सी, यहाँ पे जो आप अपना होगा ना, वहाँ पे कंसोल में जाके या यहाँ पे नाम पे जाके आप यहाँ पे अपनी ब्रोकर की आईडी चेकआउट कर सकते हैं, या गूगल पे आपको मिल जाएगा। वो ब्रोकर की आईडी सिलेक्ट करनी है, आईपीओ सिलेक्ट करना है, और आपको लॉट साइज सिलेक्ट करनी है। लॉट साइज क्या होती है, यहाँ पे देखो 1273 शेयर्स। ठीक है, ये 10 लाख की लॉट साइज का स्टॉक हो गया। ठीक है, अब मान लो रिटेल में ही ट्राई करना है, तो रिटेल में 19 स्टॉक है, तो आप यहां पे आसबा से भी कर सकते हैं, इसमें से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर अप्लाई करता हूं, बाय डिफॉल्ट आ गया यहां पे सिंगल 15,000 वाली एप्लीकेशन। आप बढ़ा भी सकते हैं, आप 5 लाख तक यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, 5 लाख तक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा का अप्लाई करोगे तो आप स्मॉल एचएनआई में आ जाओगे। ठीक है, उसका कैटेगरी अलग होता है। हालांकि रिटेल में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है, और 6 लाख से ज्यादा या 10 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा जनरली बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आपकी यूपीआई आईडी सिलेक्ट कीजिए। यूपीआई आईडी कौन सी होनी चाहिए, जो आपका ब्रोकर है, यानी कि मान लो या जीरोधा है, तो जीरोधा के साथ आपका जो बैंक अकाउंट कनेक्टेड होगा, वही बैंक अकाउंट का यूपीआई आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो गूगल पे में है, गूगल पे में मान लो आपका कोटक का अकाउंट है और कोटक जीरोधा के साथ कनेक्टेड है, तो गूगल पे में जाओ, कोटक का अकाउंट बैंक सिलेक्ट करो, बैंक में वो यूपीआई आईडी लो, यूपीआई आईडी वो यहाँ पे आप डाल दो। ठीक है, जैसे यूपीआई आईडी डालोगे, बाय डिफॉल्ट जो भी आपका अमाउंट है, मान लो कि भाई आपको 1,15,000 वाली लगानी है, तो सिंगल लॉट ले लिया, सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे हो गया। अब आप जीपे में आपको एक पॉपअप आएगा। ठीक है, 15-20 मिनट के अंदर, या कभी कभी थोड़ा देर हो जाती है, 1-2 घंटे। तो जैसे ही पॉपअप आता है, उसमें बताएगा कि भाई आपने ये आईपीओ अप्लाई किया है, आपको अगर कंफर्म करना है तो वहाँ पे आपको पिन डालना पड़ेगा, जो 4 डिजिट का पिन या 6 डिजिट का पिन होगा। आप जैसे गूगल पे में आप वो पिन डालोगे 4 या 6 डिजिट का, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, वो सबमिट हो जाने के बाद आपको 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ मिला कि नहीं मिला। ठीक है, बट जैसे कि मैंने बोला, ब्रोकर चेंज करके देखो, लगातार 6 महीने वो ब्रोकर में ट्राई करो, नए ब्रोकर्स में। फीमेल कोटा में देखो ज़्यादा, और टाइमिंग देखो 10 से 11, 2 से 3। ठीक है, ये चीज़ें ट्राई करो, आई एम श्योर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ने के पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आज का समझ में होगा, पसंद आएगा, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, आपको डिमेट अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक भी है जीरोधा की, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट में जाओ, पिन कमेंट होगी, वहां पे चेक करो, वहां पे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ऐसे नए आईपीओ जितने भी आएंगे उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या मैंने फॉर्म फिलअप बताया है, आप फॉर्म फिलअप करके मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, बाय।